अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हेयरबिग को गाड़ी से उतरते ही आसिया बेगम ने नूर को अपने पीछे आने का इशारा दिया और खुद कमाल साहब के साथ गुस्से से अंदर बढ़ गईं। इनको जाते हुए बुरहान देखता रहा और नूर के जाने पर दाद को बहुत गुस्सा आया, पर जानता था इसकी माँ का हुक्म था इस पर। मुस्कान अपनी गाड़ी से बैग निकाल ले इनके पास आई। फैरी को गोद में उठाए हुए इसके पीछे आने का इशारा देता आगे बढ़ा। दो दाद ने मसनूई खफगी से घूरते इससे बैग ले लिए और आगे चलने का इशारा किया। मुंह बनाकर भारी लहंगे में उलझती गिरती पड़ती इनके साथ आगे बढ़ रही थी और पीछे चलता दाद बहुत मुश्किल से अपना कहका जब्त कर रहा था। आसिया बेगम ने किसी भी रस्म को करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए खानदान की औरतें चली गई थीं। रुकिए अम्मी अबू। घर में दाखिल होते फौरन से पहले ही बुरहान ने इन दोनों को रोका जो अपने रूम की तरफ जा रहे थे, और नूर जो मजबूरी में छोटे कदम उठा रही थी सीढ़ियों की रेलिंग थाम कर खड़ी हो गई। खैरियत भाई? नूर, आओ भाभी को अपने इनके रूम में ले जाओ और फैरी को अपने साथ सुलाओ। दाद के कहने पर नूर सर हिलाती आगे बढ़ी, पर बुरहान ने हाथ से इसे रोक दिया। जाओ नूर अपने रूम में। और क्यों रोका है? अगर तुम सोच रहे हो हम इसका इस्तकबाल करेंगे तो ये तुम्हें धोखा है। आसिया बेगम ने कटीली नजर मुस्कान पर डालते तजहीक अमेज लहजे में कहा। मुस्कान जो खामोश खड़ी थी, इनके लहजे में सिर्फ नुकीली काट ही नहीं, सख्तपन और तहजीक अमेज पाकर इसका चेहरा मतगैर हुआ। इसने काटदार नजर पास खड़े अपने तमाम तर मर्दाना वजाहत की शाहकार बुरहान इल्वी पर डाली, जिसके खूबसूरत चेहरे पर महबसी मुस्कुराहट थी। इसने अपने शंगरफी लब आपस में पेवस्त कर दिए और ला ताल्लुक सी इस तमाशे से नजरें फेर गई। रुक जाओ नूर, तमाम इल्वी हाउस में मेन फर्द हो। जैसे अम्मी जान है वैसे ही जैसे अभी मेरी बीवी और मेरी बेटी है, यहीं खड़ी रहो। बुरहान ने दाद को देखते नूर को मुखातिब किया और फिर अपने सामने खड़ी घर पर सरसरी से नजर डाल दी। सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस मुस्कान को देखा। मैं इसके स्टैंडर्ड और बैंक बैलेंस बैकग्राउंड सबका तारुफ, यानी अपनी बीवी मुस्कान बुरहान इल्वी का तारुफ करवाना चाहता हूँ। यहाँ मौजूद इल्वी विला का हर फर्द इसका तारुफ सुने, और जिसे डर है मेरी बीवी के गरीब होने का तो वो खत्म हो जाए। सही कहा ना मिस्टर एंड मिसेस कमाल इल्वी? किस करोड़पति की बेटी है जिसका नशा तेरे सर चढ़ गया है? तो जिससे ज्यादा नफरत करता था इसी के घर से लड़की ब्याह कर लाया है, बता मुझे। कमाल साहब घुर्राए। दोस्त, मुझे डर लग रहा है। क्या अब्बूजान अभी भी नाराज है आपसे? फैरी ने हैरासा होते बुरहान के गले में छोटे बाजू डालकर सरगोशी में पूछा। दोस्त की जान, अब्बूजान नाराज नहीं, बल्कि आज आपके दोस्त अब्बूजान की सारी नाराजगी खत्म करेंगे। आवाज तमस्खरे से कहते इसने फैरी के गाल पर किस किया। नजरें कमाल साहब के सुर्ख चेहरे पर टिकी थी। यकीनन इन्हें बुरहान का रवैया पसंद नहीं आ रहा था। आप ऐसा करें, भागकर रूम में जाएं, मैं आता हूँ। ओके माय स्वीट हार्ट, लव यू डैड। आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं। अल्लाह जी की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट। छोटी सी मुस्कान अपने दोस्त की सुलह करने पर खुश होती इसे किस करके वहां से भाग गई। नूर के करीब से गुजरती तो नूर ने इसे प्यार दिया। क्या फर्क था दोनों में, वो भी यतीम थी और ये भी। किस करोड़पति की बेटी है ये? वो ठहर ठहर कर कमाल साहब का सवाल दोहराने लगा। सवाल काफी अच्छा है। वो आगे बढ़कर मुस्कान के पास खड़ा हुआ और इसका मोमी हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। मुस्कान ने झटकना चाहा, पर मुकाबिल की गिरफ्त इस कदर बेरहम थी कि हड्डी टूट जाए पर गिरफ्त न छोड़े। करोड़ों को छोड़े, आगे की सोचें, क्योंकि मेरी बीवी की माँ 24 घंटों में करोड़ों से ज्यादा कमाती है। क्यों डार्लिंग, आई एम राइट ना? इसने मोहब्बत पाश नजर से मुस्कान के खूबसूरत चेहरे को देखा जो पहले ही कहर बरसाती नजरों से इसे घूर रही थी। इस कदर जिल्लत अमीज बयानात और माहौल पर दांत ने सबसे मुठ्ठियां भींची। भाई, इसने बाज रखने के लिए टोका, जिस आरती बराबर बुरहान पर असर ना हुआ। तुम बीच में मत आओ दाऊद, खामोश होकर सुनो। अगर तुम्हारी बीवी के पास रेस्टोरेंट है तो गरीब मेरी बीवी भी नहीं है जिसका मुझे मुस्तकबिल में ताना मिले। अंडरस्टैंड? क्या करती है इसकी माँ? कमाल साहब ने इसकी तरफ खोजती नजरों से देखा और इसका बाप
میں نے تو سنا ہے دونوں یتیم ہیں. اتنی ہی ان کی ماں امیر تھی تو دونوں عالم کے در پہ کیوں پڑے تھے؟ دونوں میاں بیوی الجھ گئے. امیر لوگ امیر سوچ ناراضگی کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا ہے بھائی. امیر بچوں کے چونچلے. باپ کا تو نہیں معلوم ڈارلنگ نے بتایا نہیں. بہرحال میں نے کہا تھا. اس نے مسکان کو دیکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کی. وہاں موجود سب کی حیرت بھری نظروں کا یہ دونوں دلہا دلہن مرکز تھے. 24 گھنٹوں میں کروڑ سے زیادہ کماتی ہے. کمال صاحب نے یاد دہانی کرائی. داد نے تو شوقی نظروں سے دیکھا. البتہ نور کے چہرے پر برہان کی طرح معنی خیزی مسکراہٹ آئی. ایک بڑا محل میری ڈارلنگ کا گھر ہے جس میں میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں رومز ہیں. آخر کرتی کیا ہے اس کی لڑکی کی ماں؟ آسیہ بیگم نے چڑھ کر پوچھا. جیسے برہان نے بہت خوبصورت دل سے نظر انداز کیا. عالف اور مسکان جیسے انگاروں پر دہک رہے تھے پر انہوں نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھا. پورچ میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. بے شمار گارڈز, بے شمار سیکیورٹی سپورٹ. وہ ہنسا. اب کی بار مسکان بھی مسکرائی. کرتی کیا ہے وہ عورت؟ مطلب نام کیا ہے؟ اب تم بتاؤ گے یا صرف گاتے ہی رہو گے؟ کمال صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو غصے سے بولے. کیا وہ بزنس وومن ہے؟ اگر ایسا ہوا پھر اس لڑکی نے جو ہماری امیج کو ٹھیس پہنچائی ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ کے سامنے دب جائے گی اور شاید آگے وہ دولت اپنی بیٹی کو دے. وہ مسکرائے. میں نے کہا تھا نا ابو کہ ایسی بہو لاؤں گا جسے دیکھ کر منہ سے ماشاءاللہ نکلے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ مضبوط مشہور ترین ہو. پھر دیکھیے گا. تو بس برہان بھی اپنی بات سے نہیں مکرتا. جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اب آپ دونوں بتائیں کیسی لگی آپ کو میری پسند میری بیوی؟ دیکھ لیں دونوں ماشاءاللہ چاند سی صورت ہے. اس نے کہتے مسکان کا رخ اپنے ماں باپ کی طرف کیا جو مسکرا رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی کہ اب اچانک دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوگا. مطلب اسی پہ خود سٹے آ گیا ہے. اپنے ہی ماں باپ کی خود جان نکالے گا. ان دونوں کی نظریں اس ہرنی سی لڑکی پر تھیں. سراپے سے تو ہرنی ہی لگتی تھی پر چہرے سے کوئی شیرنی. دراز قد, پتلے سے تیکھے نقوش والی وہ لڑکی بلا شبہ انتہائی خوبصورت تھی. آسیہ بیگم کے سامنے سرخ لہنگے میں حورولین کا سرخ سراپا لہرایا اور انہوں نے مسکان کو دیکھا غور سے. بے شک حورولین کے سامنے اس کی جڑوا بہن بھی کم لگتی تھی اور یہ بھی. وہ ایک غیر معمولی حسن کے مالک نوخیز کلی تھی اور یہ حسین نورالعین کی تھی. پر تینوں میں خامیاں تھیں جیسے ہر انسان میں ہوتی ہیں. حورالعین کے پاس آنکھیں تھیں پر اس میں نور نہیں. نورالعین کے پاس سارا حسن تھا. اپنے قد میں وہ مار کھا گئی تھی. تو دوسری طرف مسکان بے مثال تھی پر اس کا لہجہ, اس کی چال چلن اسے زیرو کر دیتی. پر کہتے ہیں دولت وہ بلا ہے جو سارے عیب چھپا دیتی ہے. ویسے ہی اب کمال صاحب اور آسیہ بیگم کو اپنی نئی نویلی بہو بری نہیں لگ رہی تھی بلکہ بہت اچھی لگ رہی تھی. تم نے جو کیا وہ غلط تھا برہان, پر جو تم کہہ رہے ہو لڑکی اچھے گھر کی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں بھی پسند آئی. اب بڑے گھر کی لڑکیوں میں اتنا نخرہ اور غرور اچھا لگتا ہے. کمال صاحب کا اظہار پسندگی کا ان کی بیگم نے بھی تائید کی تھی. دانت نے لب بھینچ لیے اور مسکان پہلے حیرت سے برہان کو پھر اس کے ماں باپ کو دیکھنے لگی جنہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا. وہ سچ میں ان کو کی طرح انہیں دیکھنے لگی. کیوں تماشا لگا رہے ہیں بھائی؟ کل ہی نے اپنی پسند کی شادی ختم کریں تماشا. عالف نے ناگواری سے تڑک کر کہا. اس کے لہجے کی دھمک پر ٹونڈے بے سخت چونک کر اسے دیکھا پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. اپنے بھائی کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا. وہ الجھ گئی. جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی عجیب رنگ دیکھ رہی تھی, کبھی بزدل کبھی نڈر بے خوف خونخوار. وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی داؤد عارف کو یا وہ اسے سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا خود کو. مالا. برہان کی سرسراتی آواز پر اس نے بے دردی سے لب دانتوں تلے دبا لیا. منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا. آنکھیں میچ لی پل کو. وہی عالف کا چہرہ متغیر ہوا. اپنے ساتھی کو یوں سامنے بے عزتی, وہ بھی اپنے بھائی کے ہاتھوں. پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا. کئی جگہوں پر انسان کو اپنی ہی زنجیریں کاٹنے کو دوڑتی ہیں جیسے اس وقت مسکان اور عالف کو. سسر صاحب کا تو نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں. البتہ اپنی ساسو صاحبہ سے ابھی نکاح سے پہلے ملاقات کر کے آیا تھا. مالا بائی. اب جانتے ہیں ڈیڈ وہ بہت مشہور عورت ہے اپنے بزنس کے لحاظ سے. محل جیسا کوٹھا جس کے ہزاروں رومز, وہاں کے بزنس سے ملنے والے کروڑوں کی تعداد میں پیسے. تو کیا کہتی ہیں امی؟ اب بہو آئی پسند؟
حسن دولت نام ایک بسارو عورت کی بیٹی جس کی ماں 24 بکواس بند کرو برہان الوی. تم میرے گھر میں اس جسم. خبردار. بیوی ہے میری مسز مسکان الوی. اگر اسے کسی نے بھی کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا. اس کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس گھر کی. اور ذرا سی بد اخلاقی ہوئی میری بیوی سے تو یاد رکھے گا ابو جان, میں جمال الوی نہیں ہوں رشتوں کے سامنے ہارنے والا. میں نے ایک بار جسے کھویا اسی سے سیکھا ہے. وہ سرخ چنگارتی آواز میں لاؤنج کے بیچوں بیچ اپنی ببری آواز میں گھائل شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا جس نے الوی ولا کے دورے دیوار وحشت زدہ کر دیے تھے. وہ بھولا نہیں تھا کچھ دیر پہلے کا منظر جب نے اپنی بیوی کو اس حیوان کے بغل میں دیکھ کر کیسے انگاروں پر جلا تھا, کتنا ضبط کیا تھا. وہ سب اس کا خدا ہی جانتا تھا. وہ حیوان اسے پا کر فتح بندی سے سرشار تھا, اور اس نے جو راتوں میں تہجد میں اسے مانگا تھا جب وہ کھو گئی تھی, کڈنیپ ہو گئی تھی, کیسے راتوں کو روتا چیختا اسے ڈھونڈتا تھا گلی گلی میں, کیسے کانٹوں میں بسر کی تھی وہ راتیں, وہ صرف خود ہی جانتا تھا. پر جب وہ ملی تبھی اسے اپنے ماں باپ کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈالتے منہ سے لفظ نہ نکالا اور اسے ایک نازک لمحے میں کھو دیا. پر اب نہیں, اب مزید ان کی حکومت نہیں چلے گی. الف اور مسکان دم بخود کھڑے سے حیرت سے تک رہے تھے. کس چیز کے کھونے کی عزت تھی اس کے لہجے میں, کس طرح دل ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں. برہان الوی ایک سرد انسان کے لہجے میں جو صرف منہ سے انگارے نکالتا تھا, پر آج نہوت انگارے کے ساتھ اذیت کی کرچیاں بھی تھی. اگر تماشا اینڈ پر پہنچا ہو تو میں روم میں جاؤں اے سی پی. سب سے دانت پیس کر اس نے خاموش سے اپنی آواز کی کرچیاں بکھیری جو سیدھی کمال الوی اور آسیہ بیگم کے اندر پیوست ہو گئی. خبردار, خبردار برہان, اگر اس فحاشہ کو اندر بڑھنے دیا. برہان کے کہنے سے پہلے آسیہ بیگم پاگلوں کی طرح چیختی مسکان کی طرف لپکی, پر اس سے پہلے ہی ان کے خطرناک ارادے سمجھ کر دانت نے انہیں اپنے ساتھ میں لے چکا تھا. پر اس کے باوجود وہ خلیص لغبات سے نواسی سے مارنے کے در پر تھی. مطلب پہلے ایک فحاشہ ماڈل نے اس کی بہن کی خوشیاں نوچ لی اور اب اس کوٹھے والی نے اس کا بیٹا چھین لیا. مجھ سے گوبھی بہو کی امید مت رکھیے گا مسز الوی. مسکان سے رخ لہو آنکھوں سے آسیہ کے پاس سے گزرتی اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. پیچھے وہ اس پر بدنامی کا دھبا لگا رہی تھی جسے سب خاموشی سے سن رہے تھے. اسے یاد تھا صحیح نے انہیں سکھایا تھا, بات جب کسی معصوم اور اپنی ذات پر ہے تو یہ مت دیکھو سامنے کون ہے, بس یہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اگلے پل مقابل کی ہستی مٹا دو اور اس کی شناخت مٹا دو. اس کا بڑا جی کر رہا تھا آج وہ یہ اصول برہان الوی پر آزمائے, پر وہ نہیں کر سکی. خاموشی سے اپنی چادر میلی کر دی جسے اتنے سال سے سنبھال کر سینے سے لگائی آئی تھی, اور آج اس چادر کو بہت استحقاق سے اس ستمگیر نے میلا کر دیا تھا. شکستہ قدموں سے وہ روم میں آئی تو سامنے ہی بیڈ پر وہ اپنی تمام تر معصومیت سے گہری نیند میں تھی. اس کا ارادہ روم کو تہس نہس کر دینے کا تھا, پر اس ستمگیر کی فیری کا خیال کرتے وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی. چاروں وہ اس کی ویرانی تھی, موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی ذات بھی اس قدر اذیت بھری ہو سکتی ہے. برہان کمال الوی اور آسیہ بیگم کو وہی روتا بلکتا چھوڑ کر خود بھی آگے بڑھا. تم نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے برہان, میں تمہیں آگ پر کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں آپ کی اولاد ہے بھائی نہیں. وہ کہہ کر رکا نہیں, سیڑھیاں پھیلانگتا وہاں سے اوجھل ہو گیا. پیچھے چیختی مسکان کو بددعائیں دیتی آسیہ بیگم بیٹے کے اس قدر صفاق اور بد دل ہونے پر دھاڑے مارنے لگی کہ بمشکل کمال صاحب اور داد اسے لے کر روم میں, اور نور نے انہیں آرام کی دوائی کھلائی, ساتھ ہی لٹا دیا. میں بتا رہی ہوں سب کو, مجھے اگر وہ بازارو لڑکی صبح اپنے گھر میں دکھی تو میں گھر سمیت خود کو بھی آگ لگا دوں گی. کمال, طلاق دلوائے میرے بیٹے کو, آزاد کروائے اس فحاشہ کی قید سے. پہلے ہی ایک فحاشہ آپ کے بھائی کو کھا گئی اور اس کی بیٹیوں نے میرے بیٹوں کو ہڑپنا چاہا, پر اس بار یہ بھی نہیں ہونے دوں گی. وہ ذہنی کیفیت میں آیا کیا کہہ رہی تھی, آہستہ محرومہ مشل کے بارے میں, اور مسکان کو برا بھلا کہتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. نور اپنی سرخ آنکھوں سے بے ساختہ ہچکیاں دبائے ضبط سے نظریں جھکائے کھڑی تھی. جاؤ آرام کرو بیٹا, اپنی تائی کی باتوں کو دل پر مت لینا, اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کمال صاحب نے نور لین کے سر پر ہاتھ پھیرتے سے وہاں سے بھیجا. تم اس سے بات کرو داؤد, اسے سمجھاؤ یہ رشتہ ہمارے لیے کتنی بدنامی لا سکتا ہے, الوی کی ہستی پر دھبا لگ سکتا ہے. اسے سمجھاؤ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو خاموشی سے طلاق دے دے, اچھا ہوگا اسی لیے اور ہمارے لیے بھی. اب تم جاؤ آرام کرو. انہوں نے کہتے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف قدم اٹھائے, اور داد ایک بے بس نظر دونوں پر ڈالتا وہاں سے نکلا.
किचन की तरफ आते वहां खाने को देखा। खाना गर्म करते इसने ट्रे में रखा और साथ पानी का गिलास। अब इसके कदमों का रुख नूर के रूम की तरफ था। डोर लॉक नहीं था। आहिस्ता से वॉक करता अंदर दाखिल हुआ। तब बेड पर मुंह के बल पड़ी घुटी घुटी सिसकियां बह रही थी। इसके हिचकोले खाते वजूद को देखकर दाद ने गहरा सांस भरा और ट्रे टेबल पर रखते डोर लॉक किया, जिसकी आवाज पर उछलकर नूर सीधी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो दाद? सरद से अपना सुर्ख दहकता चेहरा साफ करते हुए गुस्से से गोया हुई इसकी हालत पर दाद हक तक रह गया। नूर, वो तड़प गया इन धड़कते दिल को जैसे किसी ने नोच लिया हो। जाओ दाद यहाँ से, नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी। वो जख्मी शेरनी बनी गोर रही। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा मेरी बोनी को क्यों? इस खादिम से अनजाने में कोई गुस्ताखी सरजद हो गई। पास बैठकर इसका चेहरा मोहब्बत से हाथों में भरा, पर रोती हुई नूर ने गुस्से से इसके हाथ झटक दिए। क्या थी मेरी माँ, बताओ दाद? तुम भी आते थे हमारे घर, कभी बैरूनी दरवाजे की दहलीज पर देखा मेरी माँ को? कभी दुपट्टे के बगैर सर देखा इनका? वो इसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ती चिल्लाने लगी। नूर, बेबसी ही बेबसी थी लहजे में, गहरा सुकून छाया था इस लम्हे में। मैंने कब डोरे डाले तुम पर दाद? क्या कब मेरी अंधी बहन ने बुरहान भाई की तरफ देखा? बताते क्यों नहीं हो दाऊद? आलिफ, क्यों किया मुझसे निकाह आखिर? मैं भी इसका जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था, दाद ने सख्ती से लबों पर हाथ रख दिया। गलती से भी मत कहना, सख्त गसीले लहजे में से वार्न किया। नूर फीकी सी हंसी हंस दी। तुम जाओ इस वक्त यहाँ से दाद, वरना एक और बहतान लग जाएगा। मैंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया। सहर खंदक होती वो बोली और मुंह मोड़कर बेदर्दी से बहते आंसू रगड़ने लगी। आसिया बेगम कि इसकी माँ के लिए गालियां सीसा बनकर इसके कानों में गूंज रही थी और वो कान साए साए कर रहे थे। कैसी औरत थी महरूमा को नहीं बख्श रही थी। दाद खामोशी से इसकी पुश्त तक रहा था। रूम में दोनों वजूद की मौजूदगी के बावजूद गहरा सुकून छाया हुआ था। क्या चाहती हो नूर तुम? हारे हुए अंदाज में वो बोला। नूर के लबों में तल्ख मुस्कुराहट फैली। तलाक दे दो दाऊद। आलिफ, आज़ाद कर दो मुझे, आज़ाद कर दो मेरी बहन को, ताकि हम इस जाल से निकलकर आज़ादी की खुशी की जिंदगी गुजार सकें। वो सिसक उठी। दाद शौकी नजरों से इस पुश्त को देखने लगा। कितनी आसानी से वो जालिम तलाक का नाम ले रही थी। हालांकि इसकी जगह वो होता तो इस पल धड़कनों से रिश्ता टूट जाता, इससे अलग होने के तसव्वुर से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, उठो खाना खाओ और आराम करो, सुबह बात करेंगे किसी दूसरे मौजू पर। सर्द लहजे में कहता वो कोई और ही लग रहा था नूर को। इसके पलटकर इसे हैरत से देखा। इसकी फैली आंखें देखकर दाद को भी अपने लहजे का एहसास हुआ तो संभल कर मुस्कुराया। जाओ यहाँ से। इसे गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर वो फनकारी खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ धक्का दिया। दाद लड़कता संभल गया। क्या बनेगा हमारा? वो ठंडी सांस भरता कहता इसे बाजू से पकड़कर सोफे पर धकेलता। इसके एक तरफ सोफे पर लात रख दी। बूट समेत इसके सामने खड़ा हुआ और हाथ में ट्रे उठाई। ये क्या बदतमीजी है दाद? वो इसके अंदाज पर सरता पांव तलक झुलस कर चिल्लाई। पर फर्क किसे पड़ता था, वो वैसे ही खड़ा था, इसके लिए निवाला बना था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक घटिया तरीन शख्स हो दाऊद आलिफ, तुम्हें जबरन जबरदस्ती के अलावा। वो चीखती दूसरी तरफ से उठने लगी कि बरवक्त दाद ने एक हाथ में ट्रे थामे सोफे की पुश्त पर हाथ रख दिया और इसे पूरा अपने शिकंजे में कैद कर लिया। तुम्हें किन दहाई गिरे दर्जे के आदमी हो। दोनों तरफ रास्ते ब्लॉक करता देकर वो इस पर झपटना चाहती थी, इसे ट्रे झपट कर फेंकना चाहती थी, पर इस पहाड़ ने अपना बाजू बुलंद कर दिया। नो टेंशन, सारी दुनिया जानती है। वो लापरवाही से बोला। निवाला इसके मुंह की तरफ किया, बल्कि जबरदस्ती इसके मुंह में डाल दिया। वो फड़फड़ाई रह गई। क्या? वो रोती हुई बेबसी से चीखी। क्यों वो इस पर इस कदर काबिज था? क्यों वो इसे हरा देता था? कि दाद भी एक कमीना बंदा है, इसने कहकर कॉलर झटका जैसे तारीफ की हो। नूर रोती धोती रह गई और वो इसे जबरदस्ती खाना खिलाता रहा। ना वो उठ सकती थी और ना ही भाग, क्योंकि वो इस कदर करीब खड़ा था, तकरीबन झुका था। वो जरा उठती सीधा इसके वजूद का हिस्सा बन जाती। बस इसी बात के डर से तभी वो खामोशी से खाना खा लिया था। नूर पानी का पूरा गिलास पी डालना चाहती थी, पर इसके इरादे को समझते दाद ने इसके मुंह से आधा पानी छीन लिया और अपने लबों से लगा लिया। कान खोल कर सुन लो नूरुल ऐन, तुम्हारे झूठे पर मेरा हक है और मैं जब तक ये नहीं खाता, कोरोना वायरस ऐसे लगता है मुझ पर हमलावर होने वाला है।
और तुम्हारा जूठा मुझे ताकत देता है बुरे जरासीम से लड़ने से की। इसने बेड पर बिठाते पानी का गिलास के साथ दवाई दी और खिलाकर सुला दिया। इसने चेंज भी नहीं किया था, ऐसे ही सो रही थी, पर अब तक इसे अपने सर पर सवार देकर वो हैरासा हो रही थी। पिछली बार का वो आखिरी लम्हा इसके औस्तान खता कर गया और वो शायद दाद भी इसकी कैफियत जान गया था। तभी मुस्कुराता पास चेयर खिसका कर बैठा और इसके रेशमी बालों में हाथ फेरने लगा। मुझे मौका मिले तो अपनी बहन को लेकर तुमसे इतना फासला कायम कर लूं जितना जमीन और आसमान का है। अपनी बात कहकर वो करवट बदल गई। दांत हंस पड़ा इसके बचपने पर। इसके सोने के बाद जज्बात की ठाठें और बेईमानी पर खौफ ज्यादा होता, वहां से निकलकर खुली फिजा में गहरे सांस भरता आरिफ के बुलावे पर घर से निकलता चला गया। इसके सवाल पर आलिम ने घूरते इसके सर को देखा। मतलब बहाना चाहिए होता इसे इंग्लिश को पकड़ने का। बारिश पसंद है। बाहर बूंद बूंद देखकर वो मुस्कुराता इसे लेकर बाहर जाने लगा। बहुत। आलम, आपको मालूम है जब मैं छोटी होती थी ना, जब हम अपने माँ बाप के पास होती थी, तब ऐसे बारिश में पापा मेरे चेहरे पर दोनों हाथों की छत बनाते और मैं इस छत के नीचे खड़ी बादलों की चीख धाड़े बचकर नहाती थी। जोर से कहती आखिर में इसका लहजा नम हो गया। आलम मुस्कुराते से साथ लगाते लॉन में चला गया, जहां वक्तन फवक्तन तेज बिजली की तलवार और बादलों की घन गरज इसे सहमा रही थी। बारिश में रात के पहर शादी के भारी लहंगे में वो अपने नाजुक से वजूद पर बारिश की बूंदें पाकर इसके चौड़े वसी सीने में छुप गई। क्यों मेरे साथ बारिश में नहीं आ सकती? इसे लाकर सर सब्ज भीगे लॉन में लाया। फासला कायम करते अपने कोट और शूज उतार के बेंच पर रख दिए। आलम खुद को अकेला पाकर वो बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे से साफ करती झुरझुरी ले उठी। वो कफ फोल्ड करता इसके पीछे आ गया और हुरुलैन इसकी मौजूदगी पर अपनी धड़कनें हमेशा की तरह उथल पुथल महसूस करती मुस्कुरा दी। वो आहिस्ता से इसके बाल जुड़े से आजाद करवाता इसके नाजुक पुश्त पर बिखेर गया और कान से डायमंड के टॉप्स निकालते इसके दुपट्टे से इससे ले लिया और वो खफकत से सिमट गई। क्या कर रहे हैं आलम? तुम्हें बारिश बहुत पसंद है और मुझे तुम अपनी पसंद को चाहो, इसे महसूस करो। और मैं वो जुमला अधूरा छोड़कर मोहब्बत नजरों से शर्माई बखलाई अपनी शहजादी को देखने लगा। क्या इरादे हैं तुम्हारे मेरे लिए हुरुल ऐन? इसके मुकाबिलात इसके चेहरे से भीगी लट को उंगली पर लेते कान के पीछे किया। इसका लम्स पाकर वो सर तक पांव तक लरज उठी। भीगे चेहरे पर चाहत के रंग बिखेर गए। मैं क्या इरादे रख सकती हूँ आलम आपके लिए? रात के इस खूबसूरत पहर जहाँ सुस्त सन्नाटा छाया हुआ था, अपनी उंगलियां पटकते वो भीगी सी मध्यम सरापे के साथ हकलाई सी बोली और अपनी निगाहें उठाकर इसे देखने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम। बारिश के पानी के साथ इसकी आंखों की बारिश होने लगी। दिल से होक सी उठी। क्यों अपने मसीहा को नहीं देख सकती? आलम, आप मुझे देख रहे हैं ना? शदीद मायूसी के आलम में वो चेहरा ऊंचा आसमान की तरफ करती आंखें मूंदे मौसम की खूबसूरती को महसूस करने लगी। आपने बताया नहीं बारिश को क्या कहते हैं? बाहें फैलाकर गोल दायरे में घूमती वो मुस्कुराई। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। गमगीन लहजे में वो बोला। हुरुलैन इतने बड़े नाम पर ठटक कर रुक गई। क्या क्या? इतना बड़ा नाम, वो भी अब बारिश का? मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझी। ये कैसी इंग्लिश है आलम, इतनी बड़ी होती है? इसे तो बेहतर हमारी उर्दू ठीक है। कम से कम एक लफ्ज कहकर जान तो छूट जाती है इस पर सेकंड वो कहकर खिलखिलाकर हंसी। इसकी खिलखिलाहट को देखकर आलम मुस्कुराता कंधे उचका गया। अब जो होगी वो बताऊंगा। मुतबस्सम लहजे में वो इसके संजीदा चेहरे को परेशान कर गया। पर मुझे तो इसका नाम नहीं आता आलम, मैं क्या कहूँ? वो भीग कर अब गीना बन गई थी। तेज बारिश के साथ अब सरसराती हवाएं जिस्म को जमा कर रख दे रही थी। वो इसकी पनाहों में जाना चाहती थी सर्दी से बचने के लिए, पर एक झिझक शर्म सी आ रही थी। अपनी जेब से रुमाल निकालकर इसने अपनी आंखों पर बांधा और इसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कहो, आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। इसके कपाती उंगलियां अपने हाथों में लेकर वो बोला। इसके खिलाते झिझकते पूरा जुमला मुकम्मल किया तो खनकदार कहका लगा उठी। वो सरशार से इसे करीब कर गया। हुरुलैन इसकी धड़कनों का शोर सुनती शर्मा कर इसके शानों को जकड़ गई। मैं तुम्हें देखना नहीं, महसूस करना चाहता हूँ, और यही उम्मीद मैं तुमसे रखता हूँ। हुरुलैन की सरकती उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस करते वो मुस्कुरा कर बोला। जब सईद ने भी रुमाल के पीछे बंद आंखों से हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन पर रखा, इसका दहकता लम्स गर्दन पर पाते वो सांस लेना भूल गई। साकित से इसकी गर्दन तक का सफर
सफर पर थम गई, पर आलम ने अपना सफर तर्क नहीं किया, जिस पर हुरुलैन की उंगलियों में भी जान आ गई। इसने उंगलियां बढ़ाकर इसकी भीगी भूरी दाढ़ी पर रखी और इस पर फेर कर महसूस करती मुस्कुरा दी, और इनकी चुभन पर शेर की उंगलियों के सफर पर वो अपने लबों पर पाते वो साकित सी रह गई। घनी स्या भीगी पलकें लरस गई और इसने अपने दूसरे हाथ की पकड़ को इसके शाने पर मजबूत कर दिया। वो साकित सी अपनी इसकी धड़कनें सुनने लगी, जो आपस में मिलाप पर रक्स में मदहोश थी। आलम इसे साकित पता मुस्कुरा दिया। इसने शंगर फेर लबों पर उंगलियां फेरते इसके रुखसार का सफर किया। सांसें रोके खड़ी हुरुलैन ने एकदम अपना सांस छोड़ा और गहरे गहरे सांस भरने लगी। लब दांतों में दबाते इसके हाथ की तरफ अपना चेहरा झुका दिया, खुद इसके लबों से फासला कायम करती इसकी घनी बुरी मूंछों पर उंगलियां फेरती मुस्कुराई। बेसाख्ता ही दिल की बगावत पर इसने उंगलियां सरकाकर आलम के लबों पर रख दी, और अब की बार साकित रहने की बारी आलम की थी। इसकी दहकते जलसा देने वाली सांसों पर आंखें मीचती उंगलियों के पोरों पर इसके नाभ भी लबों की नरमाहट महसूस करती शर्माने लगी, और दोनों एक दूसरे में खोए बादलों की घन गरज तूफानी बारिश की शिद्दतों से बेपरवाह अपने जज्बात में मदहोश थे। वो मुस्कुराई जब इसकी आंखों पर रुमाल बांधा महसूस किया। वो जुनून की कैफियत में इसके रंग में रंगी ठंडी तख बस्ता घास से नंगे पांव उठाकर आलम के पांव पर अपने नाजुक पांव रखती, इन शानों पर अपने लरसते लब रख दिए। मैं समझ गया था, तुम्हारे इरादे कातिल हैं। इसके कान में सरगोशी करते इसके नाजुक कमर पर दोनों बाजू डाले। वो झनप कर मुस्कुराती इसके रुखसार पर अपनी ठंडी यख बस्ता नाक रगड़ने लगी। मुझे सर्दी लग रही है आलम। इसके गर्दन में बाजू डाले वो वजूद का हिस्सा बनकर कपकपाते दांतों पर आपस में भीज गए। इसकी पुष्ट पर भीगे स्याह आबशार जैसे बालों को महसूस करता इसके ऊपर उठाए भारी कदम जमीन पर रखता अंदर जाने लगा। इसकी आंखों पर अभी भी रुमाल बंधा हुआ था। वो राहदारी से गुजरता लाउंज तक आया और सीढ़ियां चढ़ता अपने रूम के सामने रुका। हाथ बढ़ाकर इसने अपनी आंखों से रुमाल हटाया और पाँव की ठोकर से दरवाजा खोलकर अंदर आते वापिस इसी अंदाज में बंद किया। आलम एसी रूम में दाखिल होते एसी की कूलिंग महसूस करती हुरुलैन चीखी, बंद करता हूँ। इसे कालीन पर उतार कर इसने एसी बंद करते हीटर ऑन किया। अब ठीक है। पलट के इसने अपनी शर्ट उतार कर वजूद से अलग की और काउच पर फेंक दी। नफी में सर हिलाते हुरुलैन अपने गिर्द हिसार बांध कर लरसती कबाती खड़ी थी। मुझे कपड़े दे आलम, मुझे चेंज करना है और जल्दी सोना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड माई लाइफ विद यू। मुझे सारा भिगो दिया है और अब मैं मर रही हूँ। आलम मुझे जल्दी कपड़े दे, वो हांसी होकर कहती नीचे कालीन पर बैठी घुटनों पर सिमट कर थोड़ी टिका गई, और वो इसकी बात पर मुस्कुराया। मासूम बड़बड़ाकर इसने दरवाजा लॉक किया और इसके सामने वही बैठा। तुमने कहा था घर चलकर कह के लगाकर दिखाऊंगी। कब मैंने कहा? वो बौखला गई, सर उठाकर इसकी आवाज पर मासूमियत से निहारने लगी। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। आलम ने इसके चेहरे के तासुरात पर आबरू उठाई। वो तड़प गई। वो कतई इसकी नापसंद लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो तो इसकी धड़कनों पर शहजादी बनकर राज करना चाहती थी। हो सकता है मैं भूल गई हूँ। इसने उंगलियां मरोड़ी। मुझे भूलने वाले लोग भी नापसंद हैं। इसे जुमले पर तो जैसे हुर की जान पर बन गई। वो फास्ता सिमट कर इसकी जानिब खिसकाई, पर आलम अपने तकाजों से पीछे हटने को तैयार न था। ओह, वो गहरे सांस भर गई। मैं भूली थोड़ी हूँ, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। भूलना और याद रहना एक ही बात है, वो जताकर बोला। उफ, हुरुलैन ने चेहरे पर हाथ फेरे। मैंने आपको कुछ देर पहले कहका लगाकर दिखाया था आलम। इसने लॉन का वो अपना कहका याद दिलाया। वो आंखें फेर गया। वो मेरे लिए नहीं था, जबकि तुम जानती हो मैं वो हासिल करता हूँ जो खास मेरे लिए हो। जैसे अब तुम सिर्फ मेरे लिए कहका लगाओगी। वो वॉइस में इस मॉल में जाऊंगा और वहां इन लड़कियों के कहके सुनूंगा। कबूल है? इसकी बात सुनकर हुरुलैन ने आंखें फैल गई। छी आलम, बहुत बुरी बात है। मैं सुना तो नहीं हूं ना आपको कह के। मेरे खालिस आपके लिए है, वो कहती इसकी जानिब मजीद खिसकी। बेबसी ही बेबसी थी। वो जानती थी इसकी आंखें इस पर ही टकी हैं मुंतजिर सी। बेचारगी सूरत से हूर ने सर उठाया। रात बहुत हो रही है, तुम्हें ठंड लग रही जाएगी। वो टोक गया और हुरुलैन जज़ब सी होकर रह गई। कहकर लगाने में क्या है, मैं अपने शोहर के लिए लगा रही हूँ। मामा भी कहती थी शोहर की खुश करने से सवाब मिलता है। अपनी सोच पर वो मुस्कुराई, गला खंगारा। बेसाख्ता मुस्कुराहट पर आलम ने लब दबा लिया। चेहरा उठाए वो हा हा करने लगी। आलम ने हैरान होकर इसे देखा। व्हाट दिस एन, कोई ऐसे कहका लगाता है? तुमने इन लड़कियों के सुने थे? तुम ऐसे कर रही हो जिससे मैं जबरन तुमसे कहका लगवा रहा हूँ। वो नाराज हुआ। ये क्या बात हुई आलम? आप बार बार इन लड़कियों को बीच में क्यों ला रहे हैं? मैंने नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ। आपको मैं पसंद ही नहीं, किसी को नहीं अच्छी लगती।
चीखती गिरती पड़ती लहंगा संभाल कर वो उठी और जाने को मुड़ी कि आलम ने इसका हाथ पकड़ लिया। बेसाख्ता मरने वाली मुस्कुराहट का इसने बहुत जल्द ही गला घोटा। तुम ऐसे नहीं जा सकती, इससे खींचा और वो लहराती इसके ऊपर आ गिरी। मुंह से हंसी निकल गई पर आलम नोटिस लिए बगैर इसके कमर में बाजू डाले कलीन पर लेटा इस पर झुक गया। तो मुझे कहकर सुनाओगी? हूर इस अदात पर सांस रोक के इसके दहकती गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती खामोश पड़ी थी। आपको कोई गलत फहमी है, मैं तो बस। इसका जुमला भी मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि आलम के नरम गरम लबों का लम्स इससे अपनी गर्दन पर पाया और अगले ही लम्हे इस शरीर हरकतों पर हुरुलैन का कहका गूंज उठा। दूर रहे, छोड़े। वो इसके कंधों पर हाथ मारती इसके हाथ हटाने लगी, पर वो कहाँ बाज आने वाला था। हंस हंस कर लोटपोट होती हुरुलैन का सांस उखड़ गया। आलम वो उसकी नडाल हालत देखकर वो इससे दूर होता इसके खून छलकारते चेहरे को देखता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझसे मुकर मत जाया करो अपनी जुबान देकर, फोट कर वॉर्न करता। वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा, नजरों को वह लहानापन इसके हंसते चेहरे को तोबा तोबा करती हरकत पर जा रही थी। चलो आओ चेंज करें। कपड़े हैंग करके वो कलीन पर चित लेटी हुई थी। इसकी आवाज पर नौबत से मुंह फेर गई और इरादा सरासर इसे तंग करने का था। एन मेरा बच्चा उठो, ठंड लग जाएगी। वो पुचकारता इसका बाजू थामने लगा। हूर इसका लम्स पाते ही बदक कर पीछे हो गई। नो। इसके नो पर आलम ने घूरते देखा। उठो एन, वो इससे कह रहा था। एक जोरदार छींक इसने मारी और खिलखिला उठी। मुझे छींक कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसकी हालत का मजा लेती सिर्फ लहंगे के बिखरे बालों से नीचे लट पलट रही थी। अपनी आतिशफशा रूप से बेनियाज मैं यही सो रही हूँ, मेरा हुक्म है, कोई ना मुझे जगाए। नाक मुंह चुड़ाकर वो कहती मुंह के बल लेटकर इसके नर्म मखमल के कलीन पर गाल टिकाए, हाथ फैलाए आंखें मूंद गई। कमर पर भीगे बाल कुछ इस पर तो कुछ कलीन पर थे। हाथ तैरने के अंदाज में कलीन पर फैला रही थी, पांव ऊपर उठे झूल रहे थे। वो अपने ही आप में खोई हुई थी। तबीयत शगुफ्ता मगर खोई खोई, हर अंदाज दिलकश मगर वल्हाना। अगर तैर लिया हो तो अब चलें चेंज करके सोएं। काफी देर इसकी बेवकूफी हरकत में लहजा करता झुककर इसकी कमर को पकड़ते ऊपर उठाया। ओहो वो कहकर लगाती आलम के यूं उठाने पर हाथ फिजा में फैलाई जा रही थी। इसके साथ अंदाज ऐसा था जिससे नशा कर लिया हो। चेंज करने के बाद वह इसे लेकर बेड पर आया, एहतियातन दवाई खिलाई और खुद नहाने चला गया। जब तौलिए से बाल रगड़ता बाहर निकला तो सामने ही इसके मुंह के बल आंखें मूंदे अपनी जगह पर सोया पाया। तौलिया फेंककर वो मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ा और टेबल पर रखी मोबाइल पर कॉल्स देखने इन्हें नजरअंदाज करता हुरुलैन को अपने मोहब्बत भरा गोश में लेकर भर कर लेट गया। हर सेकंड गुजरने का कहते इतनी जल्दी सो गई। इसके बाल संवारते इसने ब्लैंकेट दुरुस्त किया और इसने सीने में भींच लिया। हुरुलैन कसमसाकर लरसती आंखें खोलकर सामने देखने लगी। आलम इसकी आंखों में देखता दोनों आंखें चूम गया। झूठे, मैंने कब कहा? वो नाक सुकेड़ कर कहती करवट बदल गई। मैं झूठा हूँ? इसके कान की लौ को लबों में दबा गया और हुरुलैन सटपटा उठी। नहीं छोड़े प्लीज, सोना है। इसकी बेचारी को देखते वो हंस पड़ा। बहुत चालाक हो माई वॉच। इसकी कमर को बाजू डालते इसकी पुश्त को सीने में भींचे वो चेहरा इसके गर्दन में छुपाता गहरे सांस भरने लगा। माई विच मतलब मेरी शहजादी। इसे मुस्कुराते सर उठाकर इसके सुर्ख अनारी चेहरा देखा। जवाबन पर वो मुस्कुराई। फिर शहजादी को क्या कहते हैं? बेस्ट। वो कहता लब भींच गया। नहीं गलत, बेस्ट तो दरिंदे को कहते हैं। आलम अब तो पढ़ी लिखी हूं मैं। वो नाक सुकेड़ कर खफकी से बोलती इसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाने लगी। ऐसा नहीं है हमारी शहजादी, हमारी दुनिया में शहजादा ही बेस्ट है। अगर वो बेस्ट नहीं होता तो शहजादी कैसे इसके पास आती? इसकी उंगलियां सहलाते वो बोलता है इसके बाकी के लफ्ज मुंह में ही रखते दबा गया। हुरुलैन आगे बोलने की इजाजत ना पाकर आंखें मूंद गई और सर इसके बाजू पर रख दिया। मुझे लगता है कोई नई चाल चल रहे हैं आरिफ, अब इनका कदम उठने वाला है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आलिफ ने कहा, मुझे भी यही लगता है, बहरहाल हम तैयार हैं इनके लिए। तुम सिर्फ नूर पर ध्यान देना और बाहर ना निकले और इनकी नजर में ना आ जाए। आरिफ ने चुकन्ना किया। हमें मालाबाई और बुरहान को सही सलामत कोर्ट आखिरी सुनवाई के लिए पहुंचाना है। मुस्कान को कह दो डिटेल हासिल करे। आलिफ खामोशी से इस बात में समझता यहाँ वहां रोड पर इक्का दुक्का भागती गाड़ियों को देखता रहा। और सुनाओ, घर की सूरत हाल कैसी थी? मुस्कान ने कोई शोर शराबा तो नहीं किया ना? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। आलिफ तल्खी से मुस्कुराया। जिसे तोड़ा बिखेर दिया गया हो वो क्या बोलेगी? मुझे ना मालूम यार, मैं सीधा एक दोस्त की तरफ गया था और फिर यहाँ आ गया। नजर चुराकर वो बोला। आरिफ गहरा सांस भर गया।
मुझे उम्मीद है वो अच्छे से रहेगी, आंटी अंकल इसे कबूल कर लेंगे। इसे मुस्कुरा कर कहते गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जा रहे हो? अलिफ ने आबरू उठाई। कहीं नहीं, ये जो सामान की डिटेल आई है इस पर पता लगाना है कि इसकी रहाइश वही है कि नहीं। इससे इसके जाने पर अलिफ सर हिला गया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। इसका दिमाग इस हद कदर घुमा हुआ था कि रोड पर बेमकसद ड्राइविंग करता रहा, पर घर नहीं गया। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो आईने के सामने पोनीटेल बनाती, ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट में ब्लैक जैकेट पहने वो कहीं जाने को तैयार थी और साथ गुनगुना भी रही थी। बुरहान ने अपनी किराए पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। आगे भी कुछ यूं था, एंड द गेम यू एंड प्ले यू वुड ऑलवेज विन, बट आई सेट फायर टू द रेन, जस्ट शट अप। इसकी आवाज सुनती ब्रश टेबल पर पटक कर वो अचानक चिल्ला उठी। बुरहान ने पहले आईने में पीछे इसके सुर्ख अंगारा चेहरे को देखा और फिर हंस पड़ा खूबसूरती से। गुस्सा? बेगम साहिबा, पहली शादी की इस कदर खूबसूरत बारिश में भीगी पहली रात और आपका गुस्सा होना हमें जरा बराबर समझ नहीं आया। आहिस्ता से इसकी कमर में बाजू डालते थोड़ी इसके शाने पर टिकाई और इसकी नाजुक कमर पर पकड़ इस कदर बेरहम रखी कि इसके मुंह से सी की आवाज निकल गई। एसीपी, तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो, मत भूलो एक माह का निकाह है। इसमें भी जरा भी, वो कहती खामोश हो गई। बुरहान जो काफी गौर से इसके चेहरे की उतरती सुर्खियों को देख रहा था, इसके चुप होने पर आंखों में देखा शर्म, हया। वो इस्तेज़ाइया कहता हंसता, पकड़ मजीद सख्त करता, इसकी सांसें लेने के दर पर आ गया। बुरा कर रहे हो, वो हुर्रा कर कहती इसके पेट पर कोहनी मार गई। अब की बार बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया, पर वो बहुत दिलावेज अंदाज में बर्दाश्त करता इसकी शारक नाक से सहलाता। मुस्कान का हलक खुश कर गया। वो साकित बुद्ध सी बनी खड़ी इसे देखती रही। क्या अब वो मेरी अजमत से खेलने वाला है? हाउ डे यू एसीपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो जियानी अंदाज में चीखी, इसे पीछे धक्का देकर। अपनी बेल्ट से गन निकालती इस पर तान चुकी थी। सुनहरी लहू आंखों में जुनून उतर आया था। बुरहान से अचानक वफादात पर लड़खड़ाता खुद को संभालते इसे देखने लगा जो पागल लग रही थी। क्या हुआ? इट्स नॉर्मल बेबी, हर शादीशुदा जोड़ा फर्स्ट नाइट यू नो इतनी तो मोहब्बत ना चाहते हुए भी कर सकता है। फिर तुम्हें इशू किस बात पर है? हालांकि तुम अपनी शर्तें कह चुकी हो, तुम्हें सोने से पहले कुछ ऐसा कहकर सुनाना है जिससे तुम्हारी आंखों में मेरे ख्वाब हो, जिस पर मैं सिर्फ सोचा क्यों ना अमले अंदाज में करूं। ख्वाब सजाते हैं। फिर तुम्हें अब किस बात पर इख्तलाफात हो रहे हैं? वो मासूम बना, इसके हाथ में मौजूद गन से लापरवाह पूछने लगा और वो अपना कोट उतारकर सामने सोफे पर फेंककर टाई निकालने के साथ शर्ट के बटन खोलने चाहे। मुस्कान ने दांत पीसते पहले सोई हुई फैरी को देखा और फिर इसके हाथों को। पुरानी इंतहाई बेगैरती पर उतर चुका था, पर वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी। जानती थी ये सब वो अपना बदला लेने के लिए कर रहा है, और मुस्कान जिसके नाम से अच्छे अच्छे काम चाहते थे वो एसीपी से हारेगी। अब रिस्पॉन्स अच्छा दे। आप सबको देखकर मैंने ग्रुप में देना बंद करके यहाँ दिया है, तो यहाँ पहले वाला रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसने शर्ट उतारी और अब मुस्कान की नजरों के सामने अपना बेदाग चौड़ा सीना था। तुम जानते हो बहुत गलत कर रहे हो, वो वॉर्न करती अब भी खुद को खून खराबे से बाज रख रही थी। उन्होंने शर्ट फेंकी और कदम इसकी जानिब उठाए। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ गलत कर रहा हूँ। इसके सरापा नजरों से उतारते वो मजीद कदम उठाने लगा और उसके कदम खुद ब खुद पीछे उठे। तुम भूल गए हो एसीपी, तुमने कहा था तुम्हें सिर्फ 1 माह के लिए निकाह करना है। ना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करोगे और ना मैं तुम्हारी में। फिर क्या घटिया हरकत है? वो पीछे होती दीवार से लगी सांस जैसे लेना भूल गई। जब वो बिल्कुल इसके सामने आकर रुका, इतराफ में दोनों हाथ दीवार पर टिकाए, मुस्कान की गन का मुंह सीधा इसके सीने पर रखा और वो सुर्ख आंखों से इसकी रोशन चमकती आंखों में देखने लगी। इसे हो क्या गया है? वो इतना इस आदमी के सुनने के बाद क्यों इस पर हाथ नहीं उठा पा रही थी, या इसे नुकसान क्यों नहीं दे रही थी? हालांकि इस शख्स ने इसे अंदर तक तोड़फोड़ मचा दी थी। कहाँ जा रही थी? इसके लहजे में नरमी पाते इसकी उंगलियां गन पर लरज उठी और वह जरा सी छूट पाते गन फिसल कर नीचे गिरी। बुरहान नीचे बड़ी गन पर तमस्करे भरी नजर डालता अब इसके सुर्ख चेहरे की तरफ सवालिया देखा। तुमसे मतलब? वो खुर्राई। बस अब यही तो कर सकती थी, जबकि इसकी कुर्बत इसके हवा झंझोड़ कर रख गई थी। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा था। मैं सोच रहा था कुछ ऐसा अमल अंजाम दूं जिससे तुम सुबह तक शर्माती रहो। इसके बड़े बड़े शगफर फिर लबों को देखता हुआ गोया हुआ, लहजे का भारीपन और गमगीरता काफी कुछ जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। पर इसके बरकस मुस्कान झुलस उठी। मतलब अपनी फैमिली पर सुबह इजहार करना चाहता है अपनी खुशहाली का।
मैं भी सोच रही थी ऐसा मैं जाम दूं जिससे मेरा शोहर भी सुबह तक सुर्ख रहे। दांत पीस कर कहती। वो अपनी बिगड़ी तबीयत संभाल चुकी थी। हाथ आजाद होने की सूरत में घुमाकर मुक्का बुरहान के मुंह पर मारा। वो सटपटाकर इससे दूर हुआ। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझ पे एसीपी, इसने कहते बुरहान को मुक्के से बड़े सदमे से भी निकलने नहीं दिया। एक पांव जमीन पर टिकाते दूसरा फिजा में बुलंद कर दे बुरहान के गाल पर पांव का अगला हिस्सा मारा और वो अंधे मुंह सोफे पर गिरा और मुस्कुराहट लबों में दबाई। अलबत्ता दिमाग हिलकर रह गया था। मुझे सुर्ख करेगा, मैं तुम्हारी हस्ती को मिलाकर सुर्ख कर दूंगी, लोफर घटिया इंसान। वो खुराती इस पर झपटे कि बर वक्त अपना बचाव करते बुरहान ने इसका वार नाकाम कर गया। मुस्कान बिभर कर चीखी। गन उठाने के लिए बढ़ी के बुरहान ने आंखें फैल गई। अपना बचाव करते से एकदम मुस्कान को पीछे से सार में लेकर जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, आज मैं तुम्हारी लाश न उठाई। बाकी के लफ्ज घूमते दिमाग के साथ बुरहान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर दबाया। पेट पर आंखें फैलाई इनकी तकती फेरी वक्तन फवक्तन रूम की बिखरी हालत पर भी नजरें डाल रही थी। अब सूरत हाल यूं थी कि दोनों बिखरे रूम में बीचों बीच खड़े थे और बुरहान इसके पीछे खड़ा, एक हाथ से इसके दोनों हाथ जगड़े, दूसरा इसके मुंह पर रखे बेड पर बैठी फेरी को देख रहा था। तो मुस्कान भी मजामत छोड़कर इसे देखने लगी। आप तुरंत झगड़ा कर रहे थे, खौफ से कपकपाती आवाज में कहती वो गला फाड़ कर रोने लगी। नहीं फेरी, बुरहान की जान पर बनाई। वो मुस्कान को अपने शिकंजे से आजाद करता इसकी तरफ लपका कि इस तक पहुंचने से पहले ही मुस्कान से बढ़ते कदमों के आगे टांग अड़ाई। अगले ही पल वो धड़ाम से कराह कर मुंह के बल कालीन पर गिरा। आ मेरी बेटी। मुस्कान नीचे पड़े बुरहान की पीठ पर लात रखकर बेड पर चढ़ती इसे अपने आगोश में भर गई। मम्मा दोस्त, रोते हुए फेरी अपने दोस्त की दुर्गत पर मचल उठी। मेरी जान, फाड़ में भेजो इसे, आ जाओ अपनी मम्मा के पास, बस रोते नहीं, इसने कहते छोटी सी रोती हुई मुस्कान को खुद में समेट लिया। नीचे पड़ा बुरहान दांत कचकचा कर उठा। दूर रहो फेरी, ये तुम्हारी डैड से झगड़ा कर रही थी। अपना नाक सहलाते वो मुस्कान को खूनखार नजरों से घूरता फेरी से छीन गया। मेरी बला से जाओ भाड़ में, मैं जा रही हूँ। वो कहती बेड से उतरी। बुरहान अपने माँ बाप और शादी की पहली रात दुल्हन का यूं बाहर जाने का सोचते फेरी को बेड पर डालकर इसके बाजू को जकड़कर खींचता वो लहराती इसके सीने का हिस्सा बन गई। क्या बकवास कर रही हो, होश में हो? अगर अभी तुम घर से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा। होश में आकर इसे खींचता बेड पर फेंकते वापस जाकर दरवाजा लॉक किया और कीज अपनी जेब में डालकर गहरा सांस भरा। फेरी एक बार फिर खामोशी से इन दोनों को देखने लगी। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह रोकने वाले? वो कुड़ाकर इस पर झपटी। बुरहान ने बर वक्त इन दोनों की कलाइयां जगड़ी और अपने रुमाल से जेब से रुमाल निकाल के इसके हाथ पीछे बांधे। बेटा जल्दी अपना दुपट्टा दो। इन्हें बाहों में भरकर बेड पर डाला और अब इसकी दोनों टांगे जकड़कर फेरी के हवास भागता देखते खुद ही बेड से इसका दुपट्टा लिया और मुस्कान की टांगे भी बांध दी। हाँ अब ठीक है। गहरा सांस भरते इसने हाथ झाड़े। वो इंतहाई खतरनाक होती बेड पर फड़फड़ाती हलक के बल चीखी कि इसकी गाली मुकम्मल होने से पहले ही बुरहान ने हाथ इसके मुंह पर रखा। डैड ये क्या करे है, मामा को खोले। हरासा सी फेरी डरते मुस्कान को देखती बोली। नहीं बेटा, अगर खोल दिया तो आपकी खतरनाक मामा जाकर बाहर झगड़ा करेंगी और हमें छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए इनका ऐसे सोना लाजमी है। आप ऐसा करें, वो पास टेबल के दराज से टेप निकाल कर दें। शाबाश। एक हाथ फड़फड़ाती मुस्कान के मुंह पर रखे, दूसरे से फेरी की गाल थपथपाई। वो नींद से बोझल आंखें मसलती सर हिला गई। अपनी मम्मा के भागने की कोशिश वो देख चुकी थी, इसीलिए दूसरी बार अपनी माँ की नहीं खोना चाहती थी। डैड जो कर रहे हैं यही बेहतर है, कम से कम मम्मा हमारे पास तो सोएंगी ना। वो मुड़कर दराज से टेप ढूंढने लगी। बुरहान ने सुर्खी मुस्कान को देखा जिसने इसके हाथ पर अपने दांत जोर से गाड़ दिए थे। इसने एक नजर फेरी की पुष्ट पर डाली और फिर एकदम झुककर मुस्कान की छोटी सी नाक पर जोर से दांत गाड़े और वो सिसक गई। इसके हाथ पांव बांधे हुए थे, वरना अपनी गन की सारी बुलेट्स इसके सीने में उतार देती। काश ये काम वो पहले कर दी थी, इसकी कुर्बत पर कमजोर न पड़ती, पर अब तो काश ही रह गया था। बल्कि इस इंसान ने इसके मुंह पर फेरी का दिया हुआ टेप लगा दिया था। फेरी से अफसोस करती नजरों से देख रही थी और बुरहान इसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या ख्याल है, ऐसे ही सो जाओ या चेंज करवा दूं? अपनी बेटी का ख्याल करते वो मायने की इस नजरों से देखता इंग्लिश में पूछने लगा। मुस्कान का तन बदन सुलग उठा। वो चाहती तो अभी भी लड़ सकती थी, पर वो इस बच्ची का ख्याल करते खामोशी से हथियार डाले पड़ी थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसकी बेहुदा ऑफर कबूल करती। इसने ऐसी नजरों से देखा कि बुरहान कंधे झुका गया और फ्रेश होने जाने से पहले बोल गया। फेरी आपकी मामा भागने की भरपूर कोशिश करेगी और आपको खोलने का कहेगी। अगर आप इन्हें खोलना चाहती हैं तो खोल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही सोने दे, मैं बात लेकर आता हूँ। मुस्कान तिल मिला उठी और बेबसी से अपने पास बैठी फेरी को देखा जो नफी करती इसके गाल पर किस करने के साथ इसके गीत मासूमा सार डालकर सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। वो मजहमत तर्क करती इसके एहसास को महसूस करती आंखें मूंद गई। बात लेकर बुरहान निकला और इसके साथ बेड पर लेटा।
पर मुस्कान ने आंखें नहीं खोली। वो देखना नहीं चाहती थी इस मनहूसियत का चेहरा। कुछ देर पहले बाद वो इस फेरी को लेकर अपने होश में लेकर सुलाकर खुद आंखें मूंद गया। मुस्कान इस बेहिसी बेरहमी पर आंखें भीग गई। वो कैसे इस तरह रात गुजारे, सोचते इसने पाँव उठाकर बुरहान के पाँव पर मारे। वो जो नींद की वादियों में उतरा, सटपटाकर आंखें खोली, अपने पाँव को देखने लगा, फिर मुस्कान को। दिल तो नहीं कर रहा था, पर याद रखना, अगर बाहर जाने की कोशिश की तो इंतहाई से ज्यादा बुरा करूंगा, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और आवाज तो बिल्कुल भी नहीं करना। सोही फेरी के सर पर तकिया रखते वो उठकर इसके पास से और इसके कुछ देर सरापे को देखते खींचकर मुंह से टेप उतारा। मुस्कान की सिसकी निकल गई। वो झुककर आहिस्ता से इसके पीछे नाजुक कमर पर हाथ ले गया और झटके से ऊपर किया। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन घटिया हरकतों और कुर्बत पर बहक कर बाहों में आ जाऊंगी, तो नहायत ही बोंगी सोच है तुम्हारी। फहश औरतों की बेटी जरूर हो, पर याद रखना, तरबियत इस इंसान सईद आलम ने की है, जिसने ना कभी औरत को खुद देखा है और ना ही हमें नफ्स का गुलाम बनाया, बल्कि नफ्स हमारी गुलाम जरूर बन गई है। वो हंसती इसकी आंखों में देखती लफज लफज चबाकर इसके कानों में उतारने लगी। बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। बात ये नहीं मिसेस मुस्कान, बात ये है कि इंसानों को मारते मारते तुम लोग एहसास जज्बे से आरी हो गए हो, दरिंदे हैवान सिफ्त बन गए हो। हाथ खोलकर वो उसे वहीं पटकते वो सर्द लहजे में बोला और एक नफरत भरी नजर इसके चेहरे पर डालकर वहां से अपनी जगह पर आकर आंखें मूंद गया। मुस्कान करती जैकेट उतार कर फेंकती करवट बदल गई। वो आसिया बेगम का नाश्ता ट्रे में लेकर इनके रूम की तरफ जा रही थी कि सामने ही लाउंज में दाखिल हुआ। रात से बाहर थे। इसकी बिखरी हालत और आंखों में सुर्ख डोरे देखती चुपते लहजे में पूछने लगी। अपनी ही धुन में जाता दाद इसकी आवाज पर ठटक कर रोका और फिर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी दूरी ने ऐसी वहशत फैलाई कि हमें भागने पर मजबूर कर दिया। वो इसके मुकाबले आकर दिलकशी से गोया हुआ। नूरुलैन के चेहरे के खदो खाल में सुर्खियां घुल गई और जो दांत को महबूत कर गई। कहीं जाने की तैयारी है? खुद को संभलने से वो इसे लॉन के मैरून सूट में देखता पूछने लगा। हाँ, घर जाना है, बी से मिलने। वो आई है ना? वो कहकर गहरा सांस भरती वहां से जाने को बढ़ी। सही में फ्रेश होकर आऊं, तब तक इंतजार करो, ऑफिस जाते तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो कहकर इनकार की गुंजाइश बगैर छोड़े आगे बढ़ा और सर झटक कर जाने लगी। कमाल साहब सुबह सवेरे ही चले गए थे बगैर नाश्ता किए ऑफिस, और आसिया बेगम रूम में थी, जिन्हें बहुत मिन्नतों से नूर ने चंद मालों के आमदा किया था। मुस्कान अभी सो रही थी और बुरहान वर्दी में स्कूल के लिए रेडी फेरी को उंगली थामे सीढ़ियां उतर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचू। तात को देखती वो खुशी से बोली। वालेकुम सलाम चाचू की जान, तबीयत कैसी है? इसकी गाल छूकर वो मोहब्बत से बोला और बगैर बुरहान को देखे आगे बढ़ा। जब गुस्सेली बुरहान की आवाज गूंजी, तुम्हारे क्यों नक्श बिगड़े हुए हैं दाऊद? तात तलखी से मुस्कुराया। भाई, जब किसी की बेटी ब्याह कर लाते हैं, इसे अपनी इज्जत बनाते हैं, तो वो भी आपकी इज्जत थी। इसका माजी कुछ भी था, पर आपको इसकी जात को यूं नहीं बिखेरना चाहिए था, क्योंकि आपने इसका नहीं अपनी इज्जत का जनाजा निकाला था, जो मुझे बहुत नागवार गुजरा। माजरत, पर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी एक बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। वो कहकर रुका नहीं और चला गया। बुरहान ने काफी गुस्से से इसकी पुश्त को घूरा था। चाचू, आपसे नाराज हैं दोस्त? फेरी इसके साथ डाइनिंग टेबल पर आती मुतफिक्र होकर बोली। नहीं बेटा, मुस्कुराकर जवाब देते वो इससे नाश्ता करवाता, खुद भी करते। एक नजर अपने बेड में बंद दरवाजे को देखते इसे साथ लेकर चला गया। मुलाजमी ने किचन की सफाई करवाकर नूरुलैन मुस्कान को जगाने के लिए आई, पर इसे सोया पाकर गहरा सांस लेती इसके ब्लैंकेट दुरुस्त करती वहां से निकल गई। इसके जाने के बाद मुस्कान मुस्कुरा दी। सुबह खुलते ही आलम ने सबसे पहले अपने आसार में सोई नूरुलैन का टेम्परेचर चेक किया, जो नॉर्मल था, और फिर उंगली से नाक चेक की, जो थोड़ी गीली थी पर नॉर्मल थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता इसे खुद में समेट गया। 2 दिन हुए थे इसे अपनी सिमी के पास नहीं गया था। आज एक काम निपटाकर वो वहीं जाने का सोच रहा था, पर पहले आरिब आ जाए ताकि इसकी विच मुतमईन रहे कि किसी की मौजूदगी पाकर। वो इसे तकिए पर डालकर वो इसके नाजुक रुई से रुखसार पर किस करता ब्लैंकेट दुरुस्त किया। फ्रेश होकर वो नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगा। इतने में वो ओपन किचन में खड़ा सीढ़ियों पर मध्यम कदमों की आवाज पर पलटा। तुम फ्रेश होकर नहीं आ रही एन? इसके कमर पर स्याह बिखरे बाल नाइट सूट में मलबूस जमाई लेती सीढ़ियां उतर रही थी। जब आलम ने इसका जायजा लेते जताया, वो जज्बस होकर रह गई और फिर इग्नोर करती इसकी आवाज किचन से आने पर वो वहीं अपना रुख करती आने लगी। आलम ना समझी से इसकी बंद आंखें देखता सामने खड़ा होकर, जब वो इसकी मखसूस कलोन की खुशबू पाकर रुकी और अगले ही लम्हे इसके सीने पर सर टिकाकर इसके गिर्द बाहें फैला गई। अब इतनी जल्दी उठ गए? वो मुसलसल जमाइयां ले रही थी। आलम कुछ देर इसे देखता रहा, फिर साथ लगाकर किचन में आ गया। फ्रेश होकर नीचे आती, मैंने ड्रेस हैंग कर दिया था। सर पर बोसा देकर वो नल खोलकर इसके फेस वॉश करवाने लगा। वो पानी पीकर आस्तीनों से चेहरा साफ करती मुस्कुराई।
ہو جاؤں گی، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس کی بات بدلنے پر عالم گہرا سانس پڑتا، اس کے بالوں میں چوٹیا کے بل ڈالنے لگا۔ ناشتہ؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے، بہت جلدی کریں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، عالم نے سلائس فریج سے نکال کر اس پر بٹر لگایا اور اس کے ہاتھ میں دیے، ساتھ ہی جوس کا گلاس بھی بنا کر دیا۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی اور عالم اسے محبت سے دیکھتا ناشتہ بنا رہا تھا۔ رولین کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر آیا اور بلو لانگ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر بنے بالوں کی پونی شوق سے بنائے اور شانوں پر بلو دوپٹہ پھیلائے وہ عالم کے ساتھ نیچے آئی۔ تب کچن میں موجود عارف ناشتہ کر رہا تھا۔ 3 دن سے کراچی میں بھٹک رہا ہے پاگلوں کے بھیس میں۔ عارف کو رات رخصتی کے وقت اپنی گاڑی کے پیچھے نظر آیا تھا۔ یہاں سے نکلتے وقت موبائل میں چلتی ویڈیو ریکارڈنگ کچن میں داخل ہوتے عالم کے حوالے سے کر کے اس نے کافی کا سپ لیا۔ اس نے سرسی سا دیکھا جہاں فقیروں کے بھیس میں وہ آدمی دیواروں کو چیک کر رہا تھا جیسے اندھا ہو۔ میں کام سے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، چھینک وغیرہ آئے تو فوراً ڈاکٹر کو کال کرنا وغیرہ، کھانے کا خاص خیال رکھنا، کچھ بھی اس کی فرمائش الٹا سیدھا نہیں دینا، مائنڈ اٹ۔ ناشتے کے بعد وہ اسے ہدایت دیتا وہاں سے نکلا۔ پورٹ سے گاڑی کے جانے کے بعد آواز سن کر خوش ہوئی۔ عارف بھائی، مجھے جلدی سے میرا بیبی اور میسنی کی الماری سے بیبی کے کپڑے لا دیں۔ وہ اس کی خوشی سے چہکتی آواز پر عارف نے موبائل سے نظریں اٹھائی۔ شکر بھائی کی جان، یاد لایا، میں نے اسے کھانا نہیں دیا۔ موبائل فوراً جیب سے رکھتے وہ پپی کا کھانا لے کر روم میں بھاگا جہاں وہ مسکان کے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ عارف کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اس نے تصویر بنا کر مسکان کو واٹس ایپ کی اور اسے ہوش میں لاتا کھانا کھلا کر باہر آیا جہاں وہ بے صبری سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ پپی کے پاس آتے وہ کھل اٹھی، مزید تب کھلکھلائی جب عارف نے اسے اپنی پپی کو کپڑے پہنا دیے۔ عارف میسنی کب آئے گی؟ اب کچھ توقف کے بعد وہ سیاست سے کھویا ہوئی۔ تو مایوس نہ ہو، جلد آ جائے گی۔ تم یہ سانگ سنو۔ موبائل پر ایک سانگ لگا کر اسے دیتے وہ کچن میں برتن واش کرنے لگا۔ موبائل پاس آتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ عارف اسے کئی دفعہ عالم کی موبائل پر انگلیاں مارتے سانگ سنتے دیکھ چکا تھا، تبھی اب ایک فنی سانگ لگا کر دیے جس پر اب کچن میں کھڑا عارف بھی پپی کی بھاؤ بھاؤ اور اس کی کھلکھلاہٹیں سن رہا تھا۔ فریش ہو کر بیڈ پر گرتے اس نے ابھی نیند کی وادیوں میں قدم رکھا تھا کہ نور کو خیال آتے ہی دھمکا سا لگا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا اور مجھے آفس سوچ کر ہی وہ اچھل کر سیدھا اور اب جلدی سے شوز پہن کر کوٹ اٹھاتے وہاں سے نکلا۔ نورالعین کہاں ہے؟ اپنی ماں کو سویا پا کر وہ کچن میں آتا شیر خان سے پوچھنے لگا۔ داد بیٹا، وہ اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ شیر خان کے جواب پر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہیں ناشتہ دوں؟ شیر خان اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ بھی چین ہوتے اس کے وقت کو دیکھ گیا۔ 11 بج رہے تھے صبح کے، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے۔ اس کی آدھی بات سنتے داد نے تیزی سے کوٹ پہنتے باہر کو دوڑ لگائی۔ شیر خان اسے بھاگتے دیکھ کر خاموش رہ گیا اور اب صرف گھر کی نئی بہو کے انتظار میں تھا، وہ ناشتہ لے کر تاکہ وہ دوسرے کام کر سکے۔ ملازمین میں بھی مختلف کام سر انجام دیتی، اپنے صاحب کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا آس پاس دیکھتا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ حالت ایسی تھی اسے کسی نے بھی دیکھ لیا تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ مسلسل بیوٹی کی نا علمی سے کنگ پاگل ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر وہ اس کے کتوں کو نظر آ گئی تو یہ سوچ ہی داد کی آوازیں جوڑ کر رکھ گئی۔ ہیلو ہیلو نور، کہاں ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ انتظار کرنا، بتاؤ مجھے کہاں ہو؟ مسلسل کالز کے بعد دوسری طرف ایک پریٹینڈ کرنے پر وہ گھرا اٹھا۔ کیا ہوا داد؟ میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ موبائل کو دیکھتی اس کی گھراہٹ پر ڈر کر بولی، جب اچانک ہی کسی نے بازو کا جھگڑا بلند چیخ اس کے حلق میں برآمد ہوئی اور موبائل چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا پاگل پن ہے نور؟ چپٹ کر موبائل نیچے سے اٹھاتی ہوئے اسے سنبھلتے حواس بحال کرنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر گاڑی کی سمیت بڑھا کہ اچانک وہ کچھ جھٹکا سے نور کا ڈور کھول کر اندر کیا اور تیزی نظروں سے بائیں طرف دیکھا جہاں وہی فقیر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا تھا بھیک لیے۔ داد نے لب بھیج کر نظریں پھیری۔ اگر یہاں ہے تو مطلب بہت کچھ جان گیا ہے۔ کن پٹی میں چلتے اس نے سوچا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہیں اندازہ ہے داد کہ تم کس قدر جاہلانہ رویہ مجھ سے اختیار کر چکے ہو؟ اس کا جواب دو گے؟ کیوں؟ کوٹ کے کالر کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتی وہ چیخ کر بولی، تم خاموش رہ سکتی ہو نور؟ اس کے ساتھ لہجے میں وہ ٹھٹک گئی۔ داد نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اگر واپس گھر کی طرف لیتا تو ضرور سے شک ہو جاتا، تبھی نارمل رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ فقیر اب بھیک مانگ رہا تھا پر داد جانتا تھا کہ اس کے تمام تر حصے اسی کی طرف ہیں۔ اگر وہ بر وقت نور کے پاس نہ پہنچتا تو اس سوچ پر ہی وہ جھرجھری لے اٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا تو رستہ نہیں ہے۔ وہ جھنجھوڑ کر نور کو غصے سے بولی پر وہ پرواہ کیے بغیر ہی اپنی سوچوں میں تھا۔ بیک ویو مرر میں پیچھے دیکھتے گاڑی ایک گلی میں
दाखिल की। नूरुलैन हैरत से बेचैनी इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। दाद गाड़ी गली में रोकता खुद बाहर निकला और नूर के बाहर निकलने से पहले गाड़ी लॉक कर दी। ये क्या कर रहे हो दाद, तुम बताना पसंद करोगे ये गाड़ी क्यों लॉक की? नूर गाड़ी लॉक देखकर गुस्से से चीख उठी, पर वो इस पर ध्यान दिए बगैर अपने पाँव की पैंट ऊपर करते इसके टांग पर लगी पिस्टन निकाली और लोड की। नूर गुस्से से अभी से सामने देख रही थी और दाद पीछे दीवार की आड़ में इसकी नजरों से ओझल था। दोनों तरफ गली में देखने से कोई नहीं था, सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे खेल रहे थे, पर दाद की हिस्से इसे अलर्ट कर रही थी कि कोई है जिसकी गहरी नजरें इन पर है। इसने कुछ सोचते ही एकदम सर ऊपर उठाया और जो वजूद इनकी पर गहरी नजरें टिकाए बैठा था पर वक्त पीछे कलाबाजी मारकर भागा। ओ शिट! तो मतलब वो जो कोई भी था छतों से इन पर नजर रख रहा था। इसे टेंशन ये नहीं थी कि इसका रूप ना सामने आ जाए, इसे टेंशन ये थी कि नूर ना देख लिया हो इसने। चारों तरफ नजरें घुमाते इसने कलाई में बंधी घड़ी के पीछे हिस्से को खोलकर वहां से चकोर नुमा एक डिवाइस निकाला और इसे कान पर सेट करते एक्टिवेट किया। दूसरी तरफ आरिफ से कांटेक्ट होते ही इसने आवाज गूंजी, हेलो आलिफ, खैरियत? तुमने इस बहरूपिया फकीर की वीडियो आलम को दिखाई? आरिफ इसने सवालिया नजर से इसे देखते जल्दी से पूछा। हाँ दिखाई, क्यों, खैरियत है, सब ठीक है? आरिफ ने सामने पपी के साथ खेलती हुरुलैन को देखकर सरगोशी से पूछा। सब खैरियत है, पर मुझे लगता है उन्होंने नूर को देख लिया है। मैंने पागल लड़की को कहा था 2 मिनट वेट करे, शायद गुस्से से इसके दिमाग की रगत फूल चुकी थी। क्या? आरिफ को धचका लगा, इसे लगा गलत सुन लिया है। तुम्हें मालूम है क्या कर रहे हो आलिफ? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस चीख से हूर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो चुकी होगी, बेवकूफ इंसान। इसे टोका। आरिफ ने भी साख्ता हूर की तरफ देखा जो गर्दन मोड़े परेशान सी से देख रही थी। क्या हुआ आरिफ? भाई आलिफ को इसे लगा दाऊद की बात कर रहा है। वो आरिफ से अड़े उड़े हुए आवाज देखकर हकीकत में सटपटा गया। दूसरी तरफ आलिफ ने इसे जवाब दिए बगैर डिवाइस घड़ी में अपने मखसूस जगह पर सेट किया, जिससे इसकी सुइयां भागने लगी। हुर, मैं सोच रहा था तुम आलम से कॉल पर बात कर लो, क्या ख्याल है? आरिफ की बात पर हुर्रिलान के चेहरे पर खदोखाल से सुर्खियां फैल गई और उसके सटपटाए अंदाज पर वो मुश्किल अपना कहका दबाने लगा। वो मैंने अभी तो इनसे बात की थी। इसने पपी को नीचे छोड़कर उंगलियां मरोड़ी। इसका मासूमियत से नर्वस होना आरिफ को बहुत भाया। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम कह देना तुम बोर हो रही थी बस। तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए कोई यहाँ चीज भी मौजूद नहीं है, वो समझाने लगा। हुरुला ने गहरा सांस भरकर खुद में हौसला पैदा करने लगी। इसकी हामी पाते ही आरिफ ने आलम को कॉल की और इसे कान में ब्लूटूथ सेट किए। ये क्या है? और ब्लूटूथ को छूकर महसूस करती इसकी बनावट पूछने लगी। ये ब्लूटूथ है जिससे तुम्हें आलम की आवाज सुनाई देगी और अब तुम इससे बात करना हो के? वो गाल तक दबाकर चला गया। बोलो आरिफ, एन की तबीयत ठीक है? कान में इसकी भारी दिलकश फिक्रमंद आवाज गूंजते हुरुलैन के हाथों के तोते उड़ गए। आलम इस वक्त ऑफिस में मौजूद ब्लैक शीशे की टेबल पर रखी लड़कियों की तस्वीरें देख रहा था जो तादाद में 125 थी, मुख्तलिफ जगहों से अगवा होने वाली। सामने ही इसका आदमी हाथ बांधे खड़ा था। आलिम एक हाथ में सिलघार थामे दूसरी तस्वीरें उलट पुलट कर रहा था। ब्लूटूथ से बंद सांसों का रक्स सुनते हुए मुस्कुराया। तबीयत कैसी है मेरे बच्चे की? वो बराह रास्ते से मुखातिब हुआ था। हाथ के इशारे से अपने आदमी को जाने का कहा। मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी, यहाँ मेरे इंटरटेनमेंट की कोई चीज मौजूद नहीं है। ब्लश करती वो बदहवासी फूली सांसों के दरमियान बोली। आलम ने सुनकर अहंकार भरा। कह रहा सांस भरकर खारिज करो। इसने जैसे हुक्म दिया और हूर पहले चौंकी फिर अमल किया। इसकी सांसें सुनता मैं मुस्कुरा रहा था। फिजा में धुआं और इसकी मखसूस क्लोन की खुशबू ने सहर तारीख किया हुआ था। कर लिया, फिर से करो। इसने फिर गहरा सांस भरा और सांस खारिज की। वो रिलैक्स सी मुस्कुराई। आलम, ये इंटरटेनमेंट के मायने क्या है? वो सोफे पर पाँव पसारते अब नर्वस की जगह रिलैक्स सी बैठी पूछने लगी। फजूलियत। वो आरिफ को बताने पर गुस्से दबा देते बोला। और फिर मेरे लिए क्यों फजूलियत का बंदोबस्त करेंगे? ये आरिफ भाई भी ना अजीब है। नाक चढ़ाकर वो कहती है आरिफ का दिया हुआ और इन जूस पीने लगी। ये फजूल लोग तुम्हें फजूलियत ही सिखाएंगे, तुम इनकी सोच से दूर रहा करो। एन नर्म लहजे में वो बोला। हुरुला ने सर हिलाया। आप कब तक लगाएंगे? इसके सवाल पर आलम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान छोड़ दी। एक दो जरूरी काम निपटा कर आ रहा हूँ, लंच के साथ करेंगे। वो अपनी अमचल निमकी भी खिलाएंगे। आलम खुशी से झकते इसने गालों पर हथेलियां टिकाई। सिर्फ 2 स्पूनों के। वो ना चाहते हुए भी इसके चेहरे की सुर्खी कायम रखने के लिए राजी हुआ। 1 प्लेट। आलम, एक माह हो गया है आप सिर्फ कड़वी दवाएं खिलाते हैं, कभी ऐसी खट्टी चीजें भी खिलाएं ना ताकि इंसान खुश रह सके और मेरा मासूम पेट भी आपको दुआएं दे। वो मुंह बसोरे बोली। इसका किसी हाल में खुश नहीं रहता है। ओके, आकर डिसाइड करते हैं मेरी विच को क्या खाना है। और मुस्कुराई। अच्छा, अब आरिफ को पुकारो और इससे कहो मुझसे बात करे। शाबाश शरीफ। वो सर हिलाती आरिफ को पुकारने लगी जो ऑफिस से भागकर वहां पहुंचा और उसकी गाल थपथपाकर ब्लूटूथ कान से निकाला। आलिम ने 125 लड़कियों की तस्वीरें डेटा देखा और बाकी की 25 की कोई खबर नहीं थी।
ये बात इसे तैश दिला रही थी। 25 का डेटा मेरे पास है आलम, पर ना कोई तस्वीर है ना सबूत। वो लड़कियां हैं जो खाई देख कर भी शौक से छलांग लगाती हैं। ये भागी हुई लड़कियां हैं जो गलत हाथों में जाती हैं और इनके माँ बाप रुसवाई की वजह से बेटी के सबूत ही मिटा देते हैं। इनके पास कोई बेटी भी पैदा हुई थी। सामने रखे लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चलाता वो आलम को बताने लगा। सामने दूसरी स्क्रीन पर लॉन्च का मंजर था जहां रोलैंड उठा और बाहर की तरफ बढ़ रही थी। सबका डेटा भेजो मुझे और मालूम करवाओ ये कहाँ है। आलम मुझे यकीन है ये गैंग के पास ही मिलेंगी। आरिफ ने खुफिया तरीके से सारा डेटा आलम को भेजते हुए कहा, नहीं आरिफ, यहाँ कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। बहरहाल तुम एन का ख्याल रखो और अपनी बकवास इंग्लिश से इसे दूर रखो, समझे। लग से बात करते वो गुस्से से दौड़ा। एक पल को आरिफ सट आ गया। सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। इसने माजरत खुआ लहजा अपनाया। सलगार का कश लेते आलम ने नजरें लैपटॉप पर टिकाई। ये मैंने तुम सबको पहले बताया था कि तुम सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन का काम सर अंजाम दोगे और इसे हर्ट करने का नहीं। जी, चशम जेरॉन, रूस का गैंगस्टर जो बस से मिलकर इससे हाथ मिलाना चाहता था। इसे आपकी मीटिंग है आज नहीं। तो अल्फाज की अदायगी के बाद सुकूत छाया। आरिफ ने गहरा सांस भरते मुस्कुराकर चेयर की पुष्ट से टेक लगाया। मुझे नहीं लगता तुम आजकल इस गुंडे के रंग क्यों देख रहे हो दांत। मैं जानती हूँ तुम ये सब मुझे डराने का कह कर रहे हो, पर तुम्हें बताऊं तुम इंतहाई गिरे हुए हो। मेरी नजरों में इसकी गाड़ी में आकर बैठते ही नूर ने अपनी भड़ास निकाली जो आलिफ ने खामोशी से सुनी। इसके दिमाग में एक जंग चल रही थी। बेहतर था वो इस वक्त इससे ना छेड़ती। तुम्हारे पास 30 मिनट होंगे नूर, भी से मिलकर वापस चलना है ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। अब की कॉल्स आ रही हैं। इससे स्पोर्ट्स सट लहजे में पहले तो नूर को घूरा, फिर आजकल का वायरस समझकर खामोश रह गई। भी से मिलती वो घर में अंदर दाखिल और लाउंज में रखे सोफे पर बैठते। सेटिंग वही थी जो इसके माँ बाप ने बहुत मोहब्बत से की थी। कैसियो इसके उतरे चेहरे पर सुर्ख सूझे पपोटे देकर छटकी। ठीक है, मुझे क्या होना है, अपनों के पास महफूज हो। वो तलखी अंदाजिया बोली। फिर लब भीजकर इसके स्याह आंखों की नमी देखकर सर पर बोझा देती थपथपाने लगी। घर में सब ठीक है बेटा? बेगम साहिबा और भाई साहब और बुरहान, इसकी दुल्हन कैसी है? उन्होंने खामोशी से बैठे दांत की तरफ देखा जो जिस पर नूर ने भी दांत को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, भाई भी ठीक है और इनकी बेगम भी। तुम दोनों की रुखसती कब हो रही है? इसकी माँ होनी थी ना। इस सवाल पर जहाँ सुर्ख होती नूर सटपटाई थी वहीं दांत भी खुश हुआ था। जी इंशाल्लाह इसी माह हो रही है। वो खुश होता शरीर नजरों से नूर को देखता भारी आवाज में जवाब देने लगा। नूर का चेहरे इसकी लू देती नजरों से मुतगैर हुआ। मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए, वो कहकर दुपट्टा दुरुस्त करती उठी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं भी, तुमसे मिल लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कोट का बटन बंद करते वोट खड़ा हुआ। नूर ने शौक के अंदाज में अबरू उठाई और दांत को देखा। तुम्हें ये क्यों खुशफहमी हो रही है कि दांत में तुम्हारे साथ चल रही हूँ? वो तड़क कर चिल्लाई। दांत ने दांत पीछे जबड़े के लगे फूल उठी। बी, आप इसे समझाए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इस पर एक नागवार नजर डालते वो बी से कहता मुड़ा। नूर गुस्से से बिलबिला उठी और भागकर इसका बाजू पकड़ते झटका दिया। बी कुछ नहीं कहेगी दांत, मैं नहीं चल रही, बस आज रात मैं यहीं रहूंगी। तुम लोगों की परछाई भी आसपास नहीं चाहती। वो चीखती हुई रोई और रूम की तरफ भाग गई। रात से वो अपने अंदर घुटन महसूस कर रही थी। ताई की बातों से इसने अंदर तक तोड़ फोड़ मचा दी थी। भले ही इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर एक बेटी से पूछा जाए इस पर क्या बीती है जब कोई इसे मरे हुए माँ बाप पर इल्जामात लगाए, इन्हें गंदे अल्फाज में याद करे, बद दुआएं दे। वो चाहती थी यहाँ से दूर चली जाए, पर इन सबकी पहुंच से पर वो अकेली कैसे जा सकती थी अपनी बहन को छोड़कर। क्या हुआ दाद, ये सब क्या हो रहा है? बेगम साहब ने क्या कुछ कहा है नूर को? हाय मेरी बच्ची। नूर भी होश में आते तड़प कर इसे पीछे भागी। कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है इसका। आप यहाँ ठहरे, मुझे बात करनी है इससे। वो बी से कहता दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नूर दरवाजा लॉक करते वो इसे खिड़की से भागने की कोशिशों में देखकर धाड़ा। मुझे नहीं रहना, सुना नहीं तुमने? मैं मरना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। जहर हो गई है जिंदगी, दाऊद आलिफ इल्फी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। वो फूट कर रोती हजानी अंदाज में इसके सामने पाकर चीखें मार रही थी। क्यों नहीं मरी मैं मामा पापा के साथ? मुझे नहीं जीना, समझे? हमें आजाद कर दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुम मेरे दोस्त हो, क्यों नहीं समझते मेरे दिल की हालत? हलक के बल खराशों से वो सिसकती हाथ जोड़ते हुए नीचे बैठती चलेगी। दादी की आंखें सुर्ख अंगारा होने लगी, चेहरा सुर्ख और मुठ्ठियां भीजी हुई। नूर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आओ चले डॉक्टर के पास। शाबाश मेरी बोनी। सब कुछ नजरअंदाज करते लब को शाई की और कदम इसकी सिमत बढ़ाए। वहीं रुको दाऊद। झटप झपट कर करीब स्टडी टेबल से पेन उठाकर इसने नोक अपनी गर्दन पर रखी। दांत के कदम वहीं थम गए, चेहरे पर साए लहराए। क्या पागल बना है नूर? फेंको इस पेन, पागल। इसका चेहरा स्प्रेड हो गया। बी पीछे दरवाजा खटखटा रही थी, होल उठ रहे थे इन्हें। नहीं फेंकूंगी, समझे? दफा हो मेरी नजरों से। बेदर्दी से बहती आंखें रगड़ कर सिसकती। अगर मैं कहूँ तुम्हारी माँ, शराब नूर।
हुर्रा कर वो इस पर झपटा। अगले ही पल हाथ से पेन छीनने की कोशिश में दोनों उलझ गए और नतीजा पेन के नोकदार मुंह दाद की गर्दन पर लकीर डाल गया और मुंह से सी की आवाज निकली, दाद। नूर के हाथ पैर सुन पड़ गए और इसे खौफ से इसकी गर्दन से खून की लकीर इसके गिरेबान में जाती दिखी। दाद ने इसे आड़े उड़े हवास देखकर पेन पीछे फेंकी और इसे खींचकर सीने में बीचा। खून दांत खून। बदमाशी की आलम में वो बड़बड़ाई, कुछ नहीं है, टेक इट इजी। इसके आंसू साफ करते हुए उसे बेड पर बिठाता दरवाजा खोलने लगा। बी, अब इनके पास बैठे, मैं पानी लाता हूँ नूर के लिए। दरवाजा खोलते रोती हुई बी अंदर दाखिल हुई और बेड पर साकित बैठी नूर की जानिब लपकी। नूर मेरी बच्ची। उन्होंने सिसकते इसके वजूद को अपने होश में भरा और इसे होश में कहा था। अगर वो अपने हाथों में पेन की गिरफ्त नर्म ना करती तो जरूर दांत की गर्दन में चुभ जाती और फिर क्या होता। नूर पानी अंदर आते ही खामोशी से बी के सीने से लगी नूर के मुंह से पानी लगाया, पर इसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इस मनूस होटल के पेपर्स तो मिल गए हैं तुम लोगों को, फिर अगर ये नहीं रहना चाहती तो छोड़ क्यों नहीं देते। जी कड़ाकर बी इसकी हालत को देखती बोली। दांत जो लबीचे नूर को देख रहा था शशदर होकर बी को देखने लगा, जिन्होंने बी की नजरें नूर पर टिकाई। क्या कह रही हैं आप? बी यकीनी ही बेयकीनी थी। ठीक कह रही हूँ बी, रेस्टोरेंट के पेपर मिल गए हैं तुम्हारे लालची बाप को, अब मुझे आजाद करो दाऊद आलिफ। वो उठकर इसकी आंखों में आंखें डालकर गुर्राई। दाद ने गहरा सांस भरा और सट नजरों से नूर की आंखों में देखा, जिसके रोंगटे खड़े हो गए थे इसके देखने के अंदाज पर। वो हैरासा होती हलक तर करने लगी। चलो, दरवाजे की सिमत इशारा देते वो बोला। लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी, बर्फीला लहजा जो रूह काम जाए। भी हैरान होती इसके अंदाज को देखने लगी। मैंने कहा ना मैं नहीं चल रही, फिर किस बात की जबरदस्ती है। वो लड़ने लगी, पर इसका जुमला मुकम्मल होते ही आलिफ ने इसकी कलाई जकड़ी। बहुत हो गया तमाशा, वो घुराकर कहते इसकी घसीट कर वहां से ले गया। छोड़ो मुझे दांत, नहीं चलना, सिर्फ दर्द देते हो मुझे, मैं इंसान हूँ। तुम अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं कैसे सुन सकती हूँ। वो रोते हुए गड़गड़ा गई। बीबी रोती हुई इनके पीछे आई। दांत, बच्ची को एक रात मेरे पास छोड़ दो बेटा। उन्होंने इल्तिजा की परवाह किए बगैर। दांत इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था, वो भी अपनी बोनी पर। क्या रुलैन की हालत पर वो भूल गया था, जो अपनी मासूम सी जान पर इतने तशद्दुद बर्दाश्त करे। फिर कभी आएंगे बी, अब अपना ख्याल रखिए, किसी की परवाह मत करें, मैं हूं ना अपनी बोनी के लिए। इसका सर सीने से लगाते वो मुस्कुराकर बी से बोला और गाड़ी का डोर खोलकर इसे फ्रंट सीट पर जबरदस्ती बिठा, जो सिसकती बैठ गई। वहां से निकलते वो घुटी घुटी सिसकियां ले रही थी और इल्वी विला पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलती सीधा भागकर सीढ़ियां चढ़ती अपने रूम में लॉक हो गई। न रस्मों न रिवाज, हम क्या इस सास साहिबा को चढ़ गया बुखार। शेर खान ने सुनते ही मुस्कुराहट दबाई। क्या हुआ? गुनगुनाती उंगलियों की रिंग घुमाती मुस्कान डाइनिंग टेबल पर उठकर इसके पास आई। कुछ नहीं, नाराज है, कहते इसने लब भीजे। फिर की हो गई कोई बदतमीजी। इसकी गर्दन को देखते वो बबल मुंह में डालती बोली। दाद ने घूर कर इसे देखा। हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज था, सुनहरी बालों की पोनी टेल बनाए इसे स्कार्फ, महरून लॉन्ग शर्ट, ब्लू जीन्स पर नाजुक सुर्ख स्पेड पाँव में नफीसी महरून हील, लबों पर हल्का सा महरून रंग चढ़ा। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। लंबे नाखून आज भी मुख्तलिफ रंगों की चादर ओढ़े हुए थे। मैं तुम्हें शक्ल से ऐसा लगता हूँ भाभी साहिबा? जलकर वो बोला। नहीं देवर साहब, मुझे तुम इससे भी गिरे हुए लगते हो। शरारत से वह कहती सुनहरी आंखों में स्याह ग्लासेस पहने वहां से जाने लगा। कहाँ जा रही हो? वो पलटने से पीछे लंबे लंबे ढंग भरता है, इस्लामाबाद। मोबाइल इसकी जेब में जानिब फेंकते बोली। दाद ने घूर कर इसे देखा और फिर नजरें मोबाइल पर टिकाई। आरिफ का पैगाम पढ़ते वो सर हिलाकर मोबाइल इसकी गोद में फेंका, जो अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। आरिफ पागल है क्या? आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है। नॉनसेंस। गाड़ी के डोर पर बाजू रखते हुए जताकर बोला। गालिबन तुम्हारे भाई शादी की पहली सुबह अपनी ड्यूटी पर चला गया है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मुस्कान ने भी जलकर आबरू उठाई। दाद ने अफसोस से सर हिलाया। वैसे सुबह भाई का चेहरा क्यों सुर्ख था? शरारत से पूछता गर्दन में होती जलन को इग्नोर करने लगा। मुस्कान ने गिलास ऊपर किए और गहरा सांस भरकर स्टीयरिंग पर हाथ रखे, जैसे कुछ सोच रही हो। लाजमी है सिर्फ लड़की ही शर्माए, जमाना बदल गया है देवर साहब, अपनी सोच बदलो, कहकर इसने आंखों पर गिलास डाले और गाड़ी स्टार्ट करती वहां से निकली। दाद हंस पड़ा। नजरें यूं उठाई तो बालकनी के सामने ही रोए हुए चेहरे के साथ नूर को पाया। वो कहना चाहती थी कि क्यों सारी पाबंदियां मेरे लिए, क्यों अपनी भाभी को नहीं रोका, क्यों शादी की सुबह ही से। पर वो लबों पर कफर लगाए नफरत भरी नजर सामने खड़े इस वजूद पर डालकर अंदर चली गई। दाद नफी में सर हिलाता रह गया। मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब रुखसती के लिए कर रही हो। अगर शाम तक तुम्हारा मूड सही ना हुआ तो सुबह तुम मेरे रूम से निकलोगी शर्माई हुई। इसे नेक्स्ट टाइप किया और नूरुलैन के मोबाइल पर सेंड किया। गाड़ी में बैठते इसने कमाल साहब की कॉल पिक की और वहां से निकलता चला गया।
اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں آگاہ کیجیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، تاکہ اسی طرح کے ناول ہم اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.